नमस्कार। मैं डॉक्टर सुप्रिया सिंह सेंट क्लैरेट कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम ईश्वर की प्रार्थना से करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है थर्ड जेंडर विसंगतियां एवं तथ्य। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती डॉक्टर नीरजा माधव जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। नीरजा जी वर्तमान समय में आईबीपीएस ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ट्रस्टी सदस्य भी हैं। मैम के साहित्यिक लेखन का परिचय देना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि मैम के कुल 11 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 6 कविता संग्रह, 15 निबंध संग्रह तथा अन्य विधाएं संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ष 1997 में उन्हें सर्जना पुरस्कार, 1998 में यशपाल पुरस्कार, 2006 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2009 में शंकराचार्य पुरस्कार तथा शैलेश मटियानी राष्ट्रीय कथा पुरस्कार, 2010 में राष्ट्रीय साहित्य सर्जक सम्मान, 2017 में राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान और इसके साथ ही वर्ष 2018 में क्रिएटिव राइटिंग के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली अल्बर्टा कनाडा के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुदित साहित्य और अकादमिक गतिविधियों में वे हमेशा सक्रिय रहती हैं। आपकी कविताएं, कहानियां और उपन्यास अनेक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आपकी रचनाओं पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध भी किए जा रहे हैं। अपने साहित्य लेखन में अनछुए विषयों के लिए हमेशा चर्चित रही हैं। मैं यहाँ यमदीप उपन्यास का उल्लेख करना चाहूंगी। हिंदी साहित्य यमदीप से पूर्व थर्ड जेंडर पर कोई भी स्वतंत्र पुस्तक का लेखन नहीं हुआ था। इस पुस्तक के द्वारा आपने थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग की। यह पुस्तक वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई थी और इसी के साथ ही समाज के अनेक मंचों पर विमर्शों का दौर चलने लगा। इसी तरह आपने तिब्बत के मुद्दे को भी अपने 2 उपन्यासों गेशे जंपा और देनपा तिब्बत की डायरी के माध्यम से उठाया, जिसमें आपने तिब्बत के शरणार्थियों, उनकी समस्याओं और आजादी की बात कही। श्री दलाई लामा जी ने भी इन पुस्तकों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके साथ ही भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान द्वारा बलात् विस्थापित किए गए भारतीयों की दशा का भी आपने बखूबी चित्रण तेभ्य स्वधा नामक उपन्यास में किया है। यहाँ यदि मैं हिंदी साहित्य का उजला नारी इतिहास की चर्चा न करूं तो कुछ महत्वपूर्ण छूट जाएगा। इस शोधपरक ग्रंथ में आपने उन सभी नारी रचनाकारों की चर्चा की है जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में यथोचित सम्मान नहीं मिला। आपने समय समय पर अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को अपने लेखन के द्वारा उठाया है। कोरोना काल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपने #कोरोना नाम की पुस्तक लिखी, जो इसी सप्ताह प्रकाशित होकर आ रही है। अब और विलंब ना करते हुए मैं मैम श्रीमती नीरजा जी से अनुरोध करूंगी कि वे थर्ड जेंडर की विसंगतियों एवं तथ्यों पर हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद सुप्रिया सिंह। और जितने भी हमारे शोधार्थी या प्रोफेसर्स इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं,
उन सभी लोगों को जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ लेकिन अपने हृदय से महसूस कर पा रही हूँ, आप सभी लोगों को नीरजा माधव की ओर से बहुत नमस्कार और छोटे लोगों को बहुत स्नेह। सुप्रिया जी ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन कर लिया। अच्छा इन द सेंस कि हम लोग इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो जोड़ने का कार्य करता है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। और एक बहुत सकारात्मक कार्य करने के लिए सुप्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को जोड़ना ही तो मानवीयता का एक जो लक्ष्य है वो है। और आज जब ये कोरोना का संकट काल चल रहा है, हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, तो भी एक जोड़ने का माध्यम ये टेक्नोलॉजी बनी है। अभी अतुल का नाम हम लोग सुन रहे थे, और भी बहुत सारे आपके सहयोगी उसमें जुड़े होंगे जिनके माध्यम से हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा बहुत यथोचित स्नेह और आदर का भाव है। आज का जो विषय है, यमदीप के विशेष संदर्भ में थर्ड जेंडर की जो विसंगतियां हैं, जो कुछ तथ्य हैं, उन पर मैं जो चर्चा करूंगी, लेकिन आप लोगों के प्रश्नों से मुझे बहुत संबल मिलेगा कि मैं उनको स्पष्ट कर पाऊंगी। क्योंकि इस समुदाय के बारे में, तृतीया प्रकृति समुदाय जिसको मैं कहती हूँ, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हिजड़ा शब्द से लोग अभिहित करते हैं, सबसे पहले उन लोगों की बस्तियों में जाकर उनके रहन सहन, उनके जो रिचुअल्स हैं उस समुदाय के, या उनकी जो पैथेटिक कंडीशंस हैं, उनको जब हमने फील किया तो मन में एक विचार आया कि मैं कुछ इन पर लिखूं। आकाशवाणी में उस समय थी, मेरे मन में एक विचार पनपा। हमने अक्सर देखा है उन लोगों को कि किसी शुभ अवसर पर किसी के भी दरवाजे पर ये लोग जाते हैं, चाहे वो मुंडन हो, चाहे बच्चा कोई पैदा हुआ हो या विवाह हो, यहाँ तक कि अब तो गृह प्रवेश वगैरह के समय में भी ये लोग आने लगे और एक हट करके, जिसको ठनगन बोलते हैं, ठनगन करके वो कुछ कुछ पैसे वसूलते हैं, अपना नेग लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं। इनको बस इसी रूप में हमने भी देखा है। एक पूरा ऊपर से इतना लाउड मेकअप करके, पता नहीं ये कौन सी अपने जीवन की बदरंगियत है जिसको छिपाते हैं, कौन सा वो बदरंग पक्ष है अपने जीवन का जिसको ये अपने लाउड मेकअप के पीछे छिपा कर रखते हैं। ये हमेशा से मेरे लिए जिज्ञासा का विषय रहा, और शायद यही जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते जब मेरे भी दरवाजे पर ये लोग किसी एक खास अवसर पर आए, नृत्य करने के लिए, गाने के लिए, और इनकी जो भोंडी हरकतें थी उनको जब देखा, तो मैंने महसूस किया कि अन्य घरों में जब ये जाते हैं तो बड़ी उपेक्षा के साथ जल्दी से जल्दी लोग इनको विदा कर देना चाहते हैं। बहुत देर तक अपने दरवाजे पर इनकी हरकतों को लोग बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत विशेष बात इस वर्ग के साथ ये भी लगी होती है कि पूरे समाज में, हमारे लोक में एक ये विचारधारा चलती है कि जो हिजड़ा समुदाय है, जो तृतीया प्रकृति समुदाय है, तृतीया प्रकृति मैं इनको कहती हूँ, तो इनके इनके बारे में हमारे लोक में एक विचारधारा ये भी है कि इनको अपने दरवाजे से नाराज करके नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि इनका जो आशीर्वाद होता है वो लगता है। ये आशीर्वाद लगना या इन्हें नाराज न करना, इन दो बातों पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या ये हमेशा से ऐसे ही उपेक्षित थे, या पिछले 200-400 वर्षों में इस तरह के उपेक्षित हो गए। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारे लोक में कुछ भी अनावश्यक या निरर्थक हमारे नहीं है, और यदि लोक में इनको, इनकी स्वीकार्यता ये थी कि इनका जो वरदान होता है, इनका जो आशीर्वाद होता है वो लगता है, यानी ये स्वीकृत थे हमारे समाज में। अगर इस तरह के जो बच्चे या जो इस समुदाय के लोग हैं, उनकी स्वीकार्यता हमारे समाज में थी और उनका संरक्षण भी हमारे समाज में था। संरक्षण इस तरह से था कि इनको कोई उपेक्षित न करे, इन्हें कोई कोसे नहीं, इनको कोई अपने जो अधिकार हैं जीने के, उनसे वंचित न करे। शायद ये स्वीकार्यता दबे छिपे रूप में ही सही हमारे लोक में थी। तो इन सारे बिंदुओं के मध्य
जब ये हमारे यहाँ आए किसी एक अवसर पर, मेरी बच्ची जब हुई थी, तो पैदा हुई थी, तो उसके बाद ये लोग के ऊपर, क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं जानता, इनके बारे में केवल एक ऊपरी सतही जानकारी लोगों के भीतर है। तो मैंने याद की आकाशवाणी की, और मैं एकदम शुरू से जो यात्रा रही है इन लोगों के पास जाने की, इन लोगों के विषय में शोध करने की, रिसर्च करने की, उसके बारे में मैं अपने एकदम बिगिनिंग की बातें बता रही हूँ। तो मैं इन लोगों की बस्तियों में गई, तो इन लोगों से निकलवा पाना कुछ भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये अपने गुरु के आदेश के बिना कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ढूंढते ढूंढते बनारस में मैं उनके गुरु के आवास पर गई। फिर गुरु ने भी 2-4 बार टाल मटोल किया, फिर किसी तरह उन्होंने मुझे अलाउ किया अपने घर में आने के लिए। तो मेरे साथ के जितने पुरुष सदस्य थे टीम के, उन लोगों को उन्होंने कहा कि आप बाहर छोड़ के आइए बेटी, हम लोग इंसानों से मतलब नहीं रखते। इंसान यानी पुरुष, उनके कम्युनिटी में उस समय तक, मैं ये 92, 93, 94 के बीच की बातें बता रही हूँ आपको, कि उन लोगों को एक जैसे पुरुषों से परहेज करते थे। तो मैं जब उन लोगों के बीच में पहुंची, तो पहले तो बातचीत हो रही थी, फिर उन्होंने, उनसे मैंने जब रिकॉर्डिंग के लिए कहा, तो एकदम से गुरुजी उनके नाराज हो गए, बोले कि नहीं नहीं बेटी, तुम सरकारी आदमी हो और मुझे फंसा दोगी। हमने कहा जब एक तरफ बेटी भी कह रहे हैं और बेटी है, तो हम आपको फंसाएंगे क्यों? और हो सकता है कि इससे बातें लोगों तक जाएं और आप लोगों के विषय में भी लोग सोचना शुरू करें। खैर, किसी तरह से प्रयास करने के बाद, बहुत उनका जो एक भावनात्मक जो उनका पक्ष दबा हुआ था, हम लोग हमेशा उनको एक बड़े कठोर रूप में, बड़े कर्कश रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो जब उनके भावनात्मक उस संवेदना को हमने कुरेदने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा कि जिस माँ बाप को आप छोड़कर आते हैं, छोड़कर चले आते हैं, क्या उनकी याद आप लोगों को कभी नहीं आती है? तो जो गुरु जी थे वो हक पड़े, उनकी आंखें नम हो गई थी, और उन्होंने फिर हमसे एक बात कही थी कि क्यों नहीं याद आएगी बेटी अपने माँ बाप की? और याद करते हैं, याद करके रो लेते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते उस कम्युनिटी में। तो ये कम्युनिटी में वापस न जा पाना एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है कि क्या हमारा समाज तमाम तरह के दुर्भाग्य से, अगर किसी के घर में कोई विकलांग बच्चा, दिव्यांग पैदा हो जाता है, दिव्यांग कहने लगे हम लोग, हालांकि मैं दिव्यांग से सहमत नहीं होती हूँ। विकलांग बच्चे, हम उनके अधिकारों और उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके बारे में हम बेहतर बातें कर सकते हैं। केवल शब्दों के प्रयोग से हम उनके जीवन को सही नहीं कर सकते। तो बहुत सारे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं लोगों के यहाँ, लोग उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। लेकिन एक प्राकृतिक रूप से संतान उत्पत्ति में अक्षम बच्चे को, जो जिसको तथाकथित हम हिजड़ा कहते हैं, या तृतीया प्रकृति कहते हैं, या क्लीब कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, तमाम शब्द है हमारे शब्दकोश में, क्या उनका हम परवरिश नहीं कर सकते हैं? जो इस तरह के विकलांग बच्चे होते हैं, जिनके साथ प्रकृति ने एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक किया होता है, कि उन्हें इस तरह का पैदा करता है, तो उन बच्चों की स्वीकार्यता हम समाज या परिवार के स्तर पर क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक प्रश्न था। तो बहुत सारे उनके बारे में, उनके सांकेतिक शब्दों को, उनके रीति रिवाज, तो उस सामाजिक स्वीकार्यता के लिए मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मैं इनके बारे में, इनके अधिकारों के बारे में कुछ ऐसा लिखूं। और उस समय तक मेरे मन में कहीं कोई ये धारणा नहीं थी कि इस पर एक विमर्श चलाया जाए, या ये विमर्श के रूप में खड़ा हो जाएगा, थर्ड जेंडर विमर्श, या क्योंकि मेरा मानना है साहित्य में कि कोई भी चीज बहुत सुदीर्घ समय तक, सुदीर्घ अवधि नहीं होती किसी विमर्श की। जब आप उस एम को पा जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो विमर्शों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो विमर्श खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं था कभी भी। हाँ, इन वंचित समाज के बारे में, उपेक्षित समय, जो आम जनजीवन है, जो आम लोग हैं समाज के, तथाकथित सभी लोग हैं, उन लोगों तक बात पहुंचाना मेरा एक उद्देश्य था, जिसके कारण मैंने नियम लिखा। और प्रेरणा का वो बिंदु भी आप कह सकते हैं कि उन लोगों का जीवन यापन और उन लोगों की जो कठोरता उनकी सामने दिखाई देती है, उसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है, संवेदना है, जो तरलता है उनके भीतर, नारियल की तरह से जो इनका जीवन है, उसके पीछे में छिपे हुए तरल भाव को देखना चाह रही थी।
इसलिए मैंने ये यमदीप उपन्यास लिखा। यमदीप का शीर्षक ही आप लोगों को बता देगा कि जैसे हम लोग दीपावली के पहले एक नरक चतुर्दशी होती है, जिस दिन हम लोग यम के नाम दिया निकालते हैं। तो यम के नाम से, यमराज के नाम से एक चतुर्मुखी दीपक हम जहाँ कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं दक्षिण दिशा में, वहां ले जाकर वो दीपक रखते हैं, यम का दिया। और ये मान्यता है लोक में कि उस दीपक को रखने के बाद जो चतुर्मुखी दीपक जलाते हैं हम, घूर पर घूर शब्द होता है, उसको फिर पलट कर नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जो तृतीय प्रकृति समुदाय के लोग हैं, उनका जीवन भी उस यम के दिए की तरह से है कि परिवार में, जिस परिवार में पैदा होते हैं, जहां से वो निकल कर भागते हैं, उस समुदाय में जाते हैं किसी विवशता में, या सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण, या पारिवारिक परेशानियों के कारण, फिर वो परिवार के लोग उधर पलट के भी नहीं देखते हैं कि वो उस बच्चे के खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वो किस कंडीशन में जी रहा है। तो यमदीप नाम मैंने इसीलिए इसका दिया। तमाम कठिनाइयां आई उन लोगों से बातचीत करने के बीच में, लेकिन उसके बाद भी एक सुखद ये रहा कि जब 2002 में इन लोगों को हमने आरक्षण की डिमांड की उस नॉवेल के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि एक जो साहित्यकार होता है वो टॉर्च बीयरर का काम करता है, वो तलवार नहीं चलाता है, वो बस केवल पिन चुभोने का काम करता है अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से। तो एक वो काम अपनी ओर से प्रयास मैंने किया कि यमदीप के माध्यम से इन लोगों को भी जैसे समाज की जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उसमें शामिल होने का एक अवसर, एक अधिकार तो मिलना चाहिए। तो वो एक जो डिमांड थी कि जैसे हमारे यहाँ तमाम वर्गों के लिए आरक्षण है, उसी तरह से ये जो शारीरिक रूप से बहुत सशक्त होते हैं, मानसिक रूप से भी ठीक होते हैं, बस इनको शिक्षित कर दिया जाए तो एक केवल इनके अंदर दोष होता है, वो प्राकृतिक दोष होता है, संतानोत्पत्ति की क्षमता का न होना या लैंगिक विकृति। इसके अलावा ये शारीरिक बल में किसी से कम नहीं होते, ईमानदारी में किसी से कम नहीं होते, क्योंकि इन लोगों की बस्तियों में जाकर जब मैंने इंटरव्यू किया तो इनकी ईमानदारी का एक जो कारण समझ में आया कि बार बार ये लोग कहते थे कि हमारे पास तो बाल बच्चे परिवार ही नहीं है, तो हम किसके लिए संग्रह करेंगे, हम चोरी और बेईमानी किसके लिए करेंगे। यानी अपने आप को तमाम तरह के दोषों से, तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है हमारे समाज में दिखाई देते थे उस समय तक, उनसे दूर रखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको अगर हम मेन स्ट्रीम में ले आए और इनको महत्वपूर्ण पदों पर भी रखें, जैसे दूसरे देशों में होता है, और जैसे हमारे ही देश में प्राचीन सुप्रिया जी ने कहा कि ये पहला उपन्यास है हिंदी साहित्य का, हो सकता है आधुनिक काल का ये पहला उपन्यास हो, लेकिन हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में तो बहुत पहले से चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी थर्ड जेंडर के बारे में लिखा गया है कि राजा को हिजड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, या आया जाता है युद्ध क्षेत्र में। तो कहीं से ये आज की तरह से उपेक्षित और वंचित समाज ये नहीं था किसी भी काल में। और मुगल काल में तो ये हरम में रखे जाते थे खोजा के रूप में। तो एक पूरा इतिहास इन लोगों का हमें मिलता है। हमें इस काल में भी इनका सदुपयोग करना चाहिए, इन्हें शिक्षित करके इन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये एक जो उद्देश्य था मेरा इस यमदीप उपन्यास के आसपास मिलता है। और ये बहुत सुखद रहा कि बिना किसी जुलूस, बिना किसी धरना प्रदर्शन के 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को आरक्षण दे दिया, वो तमाम मौलिक सुविधाएं, तमाम मानवीय अधिकार दिए जिनसे ये आज तक वंचित थे। अब हम सीधे आते हैं 2-3 बिंदुओं पर कि जैसे आजकल जो इनके ऊपर 2002 में यमदीप उपन्यास आया मेरा, उसके 10-12 वर्षों बाद फिर 2-4 और साहित्यकारों ने भी लिखा। आप सब लोग उन सबसे परिचित भी हैं। लेकिन एक मेरी विनम्र असहमति ये है कि कुछ नया देने के चक्कर में लोगों ने इसे किन्नर विमर्श का नाम दे दिया। किन्नर शब्द जबकि उनके लिए उपयुक्त ही नहीं है, कहीं से भी उनके लिए प्रयोग में शायद कभी नहीं आता रहा, क्योंकि ये यदि थर्ड जेंडर विमर्श को हम 2002 या उससे 2-4-6 साल पहले से मान ले तो उस समय तक किन्नर शब्द प्रचलन में नहीं था। और अगर था भी तो साहित्यकारों का एक दायित्व होता है कि शब्द की
जो महत्ता है उसको स्थापित करेंगे। अकादमियों का दायित्व होता है कि जो हमारे साहित्य की गरिमा है या शब्द की जो महत्ता है उसको समाज में अक्षुण्ण रखेंगे। तो साहित्य शुरू कर दिया। अब बिना ये सोचे कि किन्नर का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमने जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक कविता बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ी थी, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, निस दिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। इस तरह की जो कविताएं हैं, तो जब ये कविता भी बहुत प्राचीन नहीं है कि हम कह लें कि हाँ ये आदिकाल की कविता थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कविता है ये किसी भी लैंगिक रूप से विकृत समुदाय के लिए लिखी गई कविता नहीं है। दूसरा जो हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण वो है कि जो शब्दकोश है हमारे, चाहे वो हिंदी शब्द सागर हो, चाहे शिक्षक हिंदी कोश हो, या जो भी शब्दकोश है हिंदी के। मैं तो अंग्रेजी की छात्रा रही हूँ, तो अंग्रेजी की छात्रा होने के नाते जब मैंने हिंदी में पदार्पण किया, हिंदी में लिखना शुरू किया, तो मैं बहुत सावधान होकर लिखती थी कि भाई हिंदी के बड़े बड़े विद्वान आप जैसे लोग होते हैं, तो कहीं से कोई चीज ऐसी न त्रुटि हो जाए कि जिसके कारण कोई ये कहे कि हाँ नीरजा जी ने तो ये शब्द गलत प्रयोग कर दिया हिंदी में। तो मैंने शब्दकोशों का भी वो किया कि शब्दकोश में किन्नर शब्द का क्या। तो जब हमने शब्दकोश तलाशा तो उसमें किन्नर का शाब्दिक अर्थ दिया हुआ था कि एक प्रकार की देव योनि में माने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, समुदाय होते हैं, देव योनि के लोग होते हैं। और एक शब्दकोश में दिया हुआ था कि जो गाने बजाने का जो पेशा करते हैं उनको किन्नर कहा जाता है। ये भी देव स्वर्ग लोक के गायक। और किन्नरी का दूसरा शब्दार्थ ये है उसमें कि सारंगी या तंबूरा, यानी कहीं भी थर्ड जेंडर से रिलेटेड किन्नर शब्द का अर्थ है ही नहीं। फिर उसी शब्दकोश में हमने देखा कि आखिर हिजड़ा शब्द है कि नहीं, तो हिजड़ा शब्द शब्दकोश में है, और हिजड़ा का अर्थ दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हों। और दूसरा अर्थ है नपुंसक। फिर हमने उससे मिलता जुलता शब्द की हिजड़ा शब्द बना कैसे होगा, इसको एक उत्सुकता मन में आई। तो एक शब्द मिला हिजरत। तो हिजरत का अर्थ होता है कि संकट के समय अपनी जन्मभूमि को छोड़ देने वाला। और दूसरा हिज्र शब्द मिला जिसका अर्थ होता है वियोग या जुदाई। तो हमें लगा कि ये हिजड़ा, हिजरत, हिज्र यानी संकट के समय जब इनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होती है, उपेक्षित होते हैं, इनका उपहास उड़ाया जाता है समाज में, तो ये स्वयं ही छोड़ के ये शब्द है। लोग ये कह सकते हैं जो हिजड़ा शब्द थोड़ा कानों को सही समुदाय के लिए जीवन ही अपने आप में एक उपहास और व्यंग से भरा हुआ है। तो ये शब्द ही क्यों ना लगता है कि एक हम है तो इनके लिए यूज कर देंगे, और केवल शब्दों को बदल देने से तो इनके जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं। दरअसल हमें तो सामाजिक स्वीकार्यता इनके लिए चाहिए। इन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए नए नए नामकरण में हम तो आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा और स्वर्ग के गायक के रूप में मानते हैं। तो किन्नरों की एक अपनी विशेषता होती है। किन्नर हिमाचल प्रदेश की एक जाति है। जब मैं तिब्बत पर अपने उपन्यास लिख रही थी तो उस समय भी लद्दाख वगैरह का जो क्षेत्र है उधर के कल्चर और वहाँ तिब्बतियों का जो कल्चर है बहुत आपस में मिलता जुलता थोड़ा है। तो अध्ययन करने के ही दौरान हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में, इनके बारे में, किन्नरों के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो पता चला कि वहाँ किन्नर जाति के जो लोग हैं वो संस्कृति है, और उनके कृष्ण और राधा से संबंधित जो लोकगीत हैं हिमाचल में वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से हम अगर डिफरेंस देखते हैं हिजड़ा या जो अभी किन्नर शब्द लोग प्रयोग करने लगे साहित्य का, तो इस किन्नर में और उस किन्नर में बड़ा अंतर है कि जो हिजड़ा समुदाय है, जो तृतीय प्रकृति समुदाय है, उसकी आवाज बहुत कर्कश होती है। उसका स्वरूप इसलिए भोंडा हो जाता है कि प्रकृति ने ही उनके साथ मजाक कर दिया है। उनके भीतर ऐसे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसे श्रावित होते हैं कि एक ही समय में वो स्त्री पुरुष दोनों
के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं, यानी उनकी दाढ़ी मूछें भी आ जाती हैं, उनके वक्ष भी विकसित हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं, उनकी आवाज मोटी हो जाती है, यानी सब मिला के वो एक जिसको कहते हैं मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसको मैं बहुत आदर के साथ इसलिए भी देखती हूँ कि हमारे यहाँ एक सांख्य दर्शन है, उसमें प्रकृति और पुरुष का द्वैत है। प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि की रचना होती है। और हम कहीं ना कहीं अपने स्थूल जगत में देखें तो स्त्री और पुरुष ये द्वैत है, यानी एक कोई स्त्री होती है, कोई एक पुरुष होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां से स्त्री और पुरुष का ये जो द्वैत है ये समाप्त होता है, वहां से थर्ड जेंडर यानी तृतीय प्रकृति समुदाय का उदय होता है। तो कुछ मामलों में उन्हें मैं बहुत महानता वाली श्रेणी में भी रखती हूँ, यानी वो हमसे आपसे कहीं ना कहीं अलग ढंग के तो मनुष्य हैं और उस चीज को हमको कंसीडर करने की जरूरत है। तो ये किन्नर शब्द जो है उनके लिए हमें लगता है कि उपयुक्त नहीं है, इसीलिए बहुत बाद में 2002 में हमने यमदीप लिखा, उसके बाद 2019 में बनारस का एबीएस पब्लिकेशन है, वहां से मुझे एक पुस्तक प्रकाशित करवानी पड़ी, किन्नर नहीं हिजड़ा समुदाय, कुछ तथ्य कुछ सत्य। तो मैंने वो पुस्तक इसीलिए लिखी क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे तथाकथित इन थर्ड जेंडर समुदाय के बारे में। कुछ लोगों ने एलजीबीटी नाम से भी थर्ड जेंडर को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये स्पष्ट मतलब मेरा अपना मानना है, एक मैं ये नहीं करती कि आप भी उस बात को ही माने, लेकिन आप उस पर विचार अवश्य करें कि एलजीबीटी को मैं थर्ड जेंडर के समूह में नहीं रखना चाहती, क्योंकि लेस्बियन, कुछ लोग लेस्बियन को भी थर्ड जेंडर में शामिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग होमोसेक्सुअल को शामिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि ये एक मानसिक आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, लेस्बियन होना, होमोसेक्सुअल होना या कुछ और बहुत सारी विकृतियां भी हैं, हम इसको विकृति मानते हैं या एक प्रवृत्ति मानते हैं, आपकी आदत हो सकती है, ये आपका मनोविज्ञान हो सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक विकृति आपके भीतर नहीं। लेकिन जो थर्ड जेंडर, जिस समुदाय की मैं बात कर रही हूँ, यमदीप में जिसकी चर्चा मैंने की है, जिसके बारे में मैंने लिखा है, वो थर्ड जेंडर समूह, वो जो सचमुच में हमारे शब्दकोश में है हिजड़ा समुदाय, तृतीय प्रकृति समुदाय, जिसके बारे में बताया गया कि स्त्री पुरुष दोनों के लक्षण होते हैं, मैं केवल उनको थर्ड जेंडर के बीच में रखती हूँ कि ये थर्ड जेंडर है वास्तव में। अब उस थर्ड जेंडर के नाम पर तमाम तरह के छल छद्म भी होने लगे। भारत में आप जानते हैं कि बहुत आबादी है, जनसंख्या विस्फोट होने के कगार पर है। तो कुछ जो असंस्कारिक या थोड़ा अशिक्षित युवा वर्ग के बच्चे जो हैं लोगों के घरों में, जो नहीं पढ़े लिखे हैं और बहुत बचपन से ही नशे की प्रवृत्ति में आ जाते हैं अपने माता पिता को देखते हुए, एक वर्ग ऐसा भी हमारे यहाँ तैयार है। तो उसमें के जो युवा वर्ग हैं, कई बार हम लोगों ने देखा उनको कि वो सड़कों पर या घरों में या ट्रेन में, बसों में वो अपना एक स्वांग रचाते हैं, साड़ी पहनते हैं, दाढ़ी मूछें बनवाते हैं, आवाज मोटी है ही है, और फिर वो एक हिजड़े का रूप बना के और पैसे वसूलते हैं यात्रियों से। यानी यहाँ पर भी वो थर्ड जेंडर कितना उपेक्षित और किस तरह से उसका शोषण हो रहा है कि उसके नाम पर एक स्वस्थ युवा जो है अशिक्षित, वो पैसे मांग रहा है हिजड़ा बनकर। तो हमें ये जो ओरिजिनल जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके लिए जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा दी जा रही है या उनको शिक्षा की जो व्यवस्था है वो हम उनको दे सकें, उनको उपलब्ध करा सकें। ये समाज की जिम्मेदारी होती है। तथा कथित हमारा जो सभ्य समाज है के लोग जो थर्ड जेंडर है ये पैदा होते हैं माता पिता के जो कारण, उनका कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है किसी परिवार में। वो जरूरी नहीं है कोई बहुत धनाढ्य परिवार है कि वो गरीब परिवार है, कहीं भी इस तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो उनके प्रति हमें एक सहानुभूतिपूर्ण विचार रखने की आवश्यकता है, स्वीकार्यता की आवश्यकता है। अब हमें जानना ये है कि ये जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं इनके बारे में तमाम तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है हमारे समाज में, चाहे वो साहित्य के माध्यम से, चाहे वो वक्तव्य के माध्यम से, जो भी माध्यम हो, लेकिन इनके बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो जब मैं यमदीप लिख रही थी तो मैंने कुछ अपने डॉक्टर मित्रों से, महिला मित्रों से
जो बीएचयू में हमारे सर सुंदरलाल अस्पताल में डॉक्टर है हमारे मित्र, उन लोगों से भी मैंने बातें की कि प्रसव के समय बहुत सारे ऐसे नवजात पैदा होते होंगे जो पता चलता होगा कि ये थर्ड जेंडर के हैं। तो मेरी मित्र ने बताया कि हाँ, कम संख्या में होते हैं, लेकिन पैदा तो होते हैं ऐसे बच्चे। और उनका क्या होता है कि वो लैंगिक विकृति, अनडेवलप्ड ऑर्गन होते हैं, या कई बार होता है कि मिला जुला ऑर्गन होता है स्त्री पुरुष का। और उन्होंने ये भी बताया कि ये हार्मोनल एनालिसिस के आधार पर बताया जा सकता है बड़े होने पर कि ये किस तरह के उसमें आते हैं, क्योंकि दो तरह के थर्ड जेंडर के लोग होते हैं मेडिकल की भाषा में, हर्माफ्रोडाइट्स जिनको कहते हैं। एक स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और एक होते हैं ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स। तो डॉक्टरों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स में होता है कि बाहर से कोई एक ऑर्गन हो सकता है लड़के में, या अपुष्ट हो सकता है, अनडेवलप्ड हो सकता है, कोई ऑर्गन स्त्री का या पुरुष का भी हो सकता है, लेकिन भीतर जो होता है वो दोनों ऑर्गन होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के ऑर्गन अंदर की ओर होते हैं। तो वो बचपन में हो सकता है पैदा हुआ हो बच्चा तो ना पता चले, एक क्योंकि स्त्री या पुरुष का कोई ऑर्गन दिख रहा है तो उससे ये होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, या लड़की है या लड़का है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसके भीतर जो दोनों ऑर्गन है स्त्री और पुरुष के, तो दोनों लक्षण उसमें पैदा होने लगते हैं। और ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि बलात् हिजड़े बनाए जाते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। ये हार्मोनल चेंजेज, अभी तक विज्ञान भीतर से ऐसा कोई हार्मोन नहीं बना पाया है कि किसी स्त्री के भीतर दाढ़ी मूंछ उगा दे या किसी पुरुष के स्तन उगा सके। अभी अभी विज्ञान को ये खोज करना बाकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के जो थर्ड जेंडर के बच्चे होते हैं इनको बलात् बनाया जा सकता है, जबरदस्ती इनको हिजड़ा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो मैं कह रही थी कि जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं वो भीतर दोनों ऑर्गन होते हैं, और जब किशोरावस्था आती है तो उनको दोनों लक्षण आने लगते हैं कि दाढ़ी मूंछ भी हो गई, आवाज भी मोटी हो गई, और स्तनों का भी विकास हो गया। इस तरह से वो दोनों के मिश्रित हो जाते हैं, और फिर जब अपने आसपास अड़ोस पड़ोस या अपने दोस्तों के साथ वो उपहास का पात्र बनते हैं तो चुपके से किसी रात वो भाग जाते हैं अपने समुदाय के बीच में, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर उनकी तरह के लोग हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ेगा और उन्हें वहां स्वीकार कर लिया जाएगा। मात्र इतना सा कारण होता है कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से स्वीकार न होने के कारण ये जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं वो भी भागते हैं। और कई बार हम लोगों ने सुना कि लिंग परिवर्तन करा लिया और वो अमुक से अमुक हो गया, या कोई लड़के जैसा था और उसकी दोस्ती जो है वो लड़कियों के साथ ज्यादा होती थी, लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह खेलना बोलना, ये सब है। तो वो जो होते हैं वो स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी बाहर उनका ऑर्गन कुछ और होगा, भीतर उनका ऑर्गन कुछ और होगा। यानी बाहर अगर पुरुष का ऑर्गन है तो भीतर हो सकता है कि उनके अंदर यूटेरस हो, और हार्मोनल चेंजेज एक स्त्री के भीतर होते हैं, एक लड़की के भीतर होते हैं, वो चेंजेज आते हैं तो उनको लगता है, कई बार हम सुनते हैं कि पुरुष तन में उलझा स्त्री मन, तो वो इस तरह के स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। उन्हीं में कभी कभी संभावना ऐसी रहती है डॉक्टर्स के सलाह के बाद कि लिंग परिवर्तन करके और उन्हें जो उनके भीतर से जिस तरह के हार्मोन्स है, उनका जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग उनको सर्जरी करके बना दिया जाए। तो वो उस परिस्थिति में होते हैं जब स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, और डॉक्टरों की सलाह पर ऐसा हो सकता है, अपने से तो कोई नहीं बना सकता। लेकिन कुछ एक साहित्यकारों ने बहुत सारे जगहों पे जब सेमिनार्स वगैरह होने लगे तो वहां पर ये बताया जाने लगा कि इनको जबरदस्ती हिजड़े जो होते हैं लोगों को हिजड़ा बना लेते हैं। तो मैंने जो गुरु थे उनके बनारस में उनसे बातचीत की जब, तो हमने कहा कि हमने सुना है, ये चाहे अफवाह हो चाहे सत्य हो, कि हिजड़े बनाए भी जाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, बेटा देख तो रही हो मेरी कोठरी में, कच्ची सी कोठरी उनकी छोटी सी थी, बोले मेरी कोठरी देख तो रही हो, इस कोठरी में हम कहाँ से ऑपरेशन थिएटर बना देंगे, और जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर लगते हैं एक ऑपरेशन करने के लिए, बेहोश करने के लिए, वहां हम कौन सा यहाँ पर पढ़ाई किए हैं और हमारे पास कौन सा औजार है कि हम किसी लड़के को या किसी लड़की को यहाँ बना के हिजड़ा रख लेंगे, और फिर हमारी जिंदगी इतनी ग्लैमरस, इतनी चकाचौंध भरी कहाँ है कि जो लोग हिजड़ा बनने के लिए हमारे पास चले आएंगे।
तो सच बात ये है कि हमें जो तमाम तरह की भ्रांतियां इस समुदाय के बारे में हमारे सामने आती है, हमारे समाज के सामने आती हैं, हमको उन भ्रांतियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि ये बातें सत्य हो सकती हैं क्या। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी बहुत सारी बातें की कि क्या इनके अंतिम जैसे एक बीएचयू में सेमिनार हो रहा था, तो उसमें आदरणीय हमारी वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल जी भी आई थी और मुझे भी बुलाया गया था। तो वहां पर कुछ प्रोफेसर आए थे, कुछ लोग तो अब संपादन वगैरह भी कर रहे हैं इस थर्ड जेंडर पर। तो किसी ने कहा कि इनका ऐसे विवाह किया जाता है, फिर जूते मारे जाते हैं, फिर इनका अंतिम संस्कार करने से पहले लोग उनके ऊपर थूकते हैं, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की कहानियां इनके अंतिम संस्कार के बारे में। और इनके अंतिम संस्कार के बारे में जब इनके गुरु से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा बेटा अब हम लोगों के समुदाय में इसके बारे में नहीं बताया जाता है तो नहीं बताया जाता है। तो यमदीप में मैंने बस सेम जैसे उन्होंने कहा था वही चीज मैंने मानवी के मुख से इंटरव्यू करवाते हुए कहलवाया, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के बारे में आज तक समाज को किसी ने कुछ भी नहीं देखा है, कोई नहीं जानता कि अंतिम संस्कार उनका कैसे होता है। कभी आपने शायद नहीं देखा होगा कि किसी थर्ड जेंडर के व्यक्ति की शव यात्रा जा रही हो और उसमें कौन कौन लोग हैं या कैसे किया जा रहा है। तो ये जो अटकलबाजियां हैं, ये अटकलबाजियां हमारे साहित्य का विषय बनी, हमारे सेमिनार का विषय बनी, ये बड़ा दुखद रहा। हमें उनको एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि वास्तव में एक ये जो समुदाय है हमारे समाज का, इसका सत्य क्या है, इसके जीवन के पीछे के जो तथ्य हैं वो क्या है। और बहुत सारे इन लोगों से बातचीत करने के दरमियान जैसे बनारस में हम इन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे इनके सांकेतिक शब्द, जैसे ग्राहकों के यहाँ जा रहे हैं नाचने गाने के लिए, तो इन लोगों को आपस में कोई बातचीत करनी है, कोई राय मशविरा करना है, तो सबके सामने हमारे आपकी भाषा में हिंदी में बोल के वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे आपस में कुछ एक सांकेतिक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कुछ सांकेतिक शब्द ये अपना डेवलप करते हैं हर क्षेत्र में। जरूरी नहीं कि जो बनारस में सांकेतिक शब्द हिजड़ों के हों वही सांकेतिक शब्द लखनऊ में हो, वही सांकेतिक शब्द दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका अपना कोई स्थायी व्याकरण शास्त्र या भाषा शास्त्र भाषा विज्ञान नहीं है, ये अपना डेवलप करते हैं। तो बहुत सारे शब्द, सांकेतिक शब्द मिले इन लोगों के, जो मैंने यमदीप में प्रयोग किया। तो जैसे ये टेक्का कहते हैं नवजात बच्चे को, टेपकी कहेंगे जो लड़की पैदा होती है उसको कहते हैं। गिरिया, जैसे कई बार होता है कि इनकी जो स्थिति है, अभी क्या है कि हम लोग फ्लैट कल्चर में रहने लगे, बहुत सारे लोगों के पास 9वीं 10वीं 11वीं मंजिल पर फ्लैट है, तो वहां जब बच्चे बच्चे पैदा होते हैं तो ये थर्ड जेंडर समुदाय के लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है वो जाने नहीं देगा। अब आप जरा सोचिए कि जो शुभ अवसर है जिस पर जाके ये गा बजा के कुछ नेक कुछ पैसे वसूलते थे, वह भी इनका छूट गया। ऐसी स्थिति में इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? शिक्षित है नहीं, नौकरी है नहीं, इनके पास बिजनेस है नहीं, आप किसी दुकान में नहीं देख सकते हैं कि ये कहीं नौकरी कर रहे हो। या अब तो धीरे धीरे इनकी स्थिति में बहुत सुधार आने लगा है 21वीं सदी में, लेकिन इसके पहले तक आपने कभी किसी दुकान में भी इनको काम करते नहीं देखा होगा, ना इनका अपना कोई बिजनेस था। तो कभी सोचा क्या कि ये कैसे खाते पीते होंगे? तो कई बार इनको विवश होकर बहुत सारे अनैतिक ऐसे कार्य करने होते हैं। अनैतिक का मतलब चोरी और बेईमानी नहीं, अनैतिक ऐसे कार्य जिसके लिए बने नहीं है, प्राकृतिक रूप से जिसके लिए अक्षम है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए अक्षम है ये, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे हमारे समाज के विकृत मानसिकता के लोग भी होते हैं जो इन्हें अपने पेट की तरह से रखते हैं, रखैल बनाते हैं, एक दूसरे ढंग के उनके जीवन में क्या कहेंगे उन्माद या प्रवृत्ति आती है। तो ये कई बार होता है कि जीवन यापन करने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए, जो सामान्य पुरुष होता है लेकिन मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा विकृत सोच वाला होता है, तो वो इनको केप्ट बनाता है और कुछ पैसे रुपए देता है इनके खान पान के लिए, इनके पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए। तो उस केप्ट पुरुष को ये गिरिया बोलते हैं, और जिसके केप्ट होते हैं ये हिजड़े,
वो उन हिजड़ों को कोती बोलते हैं। हालांकि इस कार्य को इनके समुदाय में बहुत बुरा माना जाता है कि जिस कार्य के लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने उनको नहीं बनाया, वो इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन विवशता में ये तमाम तरह के इस अनैतिक व्यापार में भी पड़ते हैं। तो हमें लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर हमें विचार करके, और ये जो थर्ड जेंडर विमर्श चल रहा है, हमें लगता है कि इसके अंजाम तक इसका जो परिणाम है कि इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इन्हें वो तमाम अधिकार प्राप्त हो, ये बहुत कुछ कर सके, हमारे आपकी तरह से सामान्य जीवन जी सके और इन्हें ये गलत काम ना करना पड़े। इन सारे बिंदुओं पर हम सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी इनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकते हैं। और साहित्यकारों को भी थोड़ा अपने भूल का सुधार करना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे साहित्यकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन वहां पर भी ज्यादातर तो इस विमर्श के प्रणेता बनने की होड़ लगी हुई है, जिसको कहते हैं मन से, हृदय से इनका उद्धार करना, वो कम है। और अपने आप को इस विमर्श का प्रणेता घोषित करने की होड़ ज्यादा लगी हुई है। क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताऊं कि एक जगह मैं गई हुई थी व्याख्यान के लिए, तो मेरे साथ ही मंच पर एक प्रोफेसर थी 2016 में। तो उन्होंने 2016 में थर्ड जेंडर पर लिखे गए उपन्यासों पर उनका व्याख्यान था। वो व्याख्यान देते हुए और बोल रही हैं कि आज से मैं इस मंच से थर्ड जेंडर विमर्श के शुरू होने की घोषणा करती हूँ। मुझे हंसी आई कि अब विमर्श की घोषणा का कोई मतलब नहीं है, विमर्श तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे लोग बिना पढ़े, बिना जाने इनके बारे में कुछ आर्टिकल लिख दे रहे हैं। जैसे एक थर्ड जेंडर विमर्श पर विशेषांक आया सामयिक सरस्वती पत्रिका का, उसमें हिंदी, दिल्ली में एक हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर का आर्टिकल, और उस आर्टिकल में उन्होंने जब लिखा कि थर्ड जेंडर पर नीरजा माधव का यमदीप, अमुक का अमुक, अमुक का अमुक ये उपन्यास आए, और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी लिखा है किन्नर देश में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे हिंदी का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ये बात लिख सकता है। किन्नर देश में तो यात्रा वृत्तांत है, और थर्ड जेंडर के संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन को कोट करना यानी हिंदी साहित्य के साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार आप कह सकते हैं। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? और वो थर्ड जेंडर विमर्श विशेषांक में प्रकाशित हुआ आर्टिकल। तो मैंने अपनी वो जो पुस्तक एबीएस पब्लिकेशन से आई है, थर्ड किन्नर नहीं हिजड़ा समुदाय, उसमें मैंने उसको कोट भी किया है बिना नाम दिए। तो हमें लगता है कि तमाम सेमिनार्स, तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, लेकिन हमारे जो विद्वान प्रोफेसर्स हैं उन लोगों को चीजों को बहुत भली भांति पढ़ने की आवश्यकता भी है। केवल ये कि हाँ अमुक ने लिखा है इसलिए सही ही लिखा होगा, या अमुक ने लिखा है तो इसलिए उपेक्षणीय है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो जिसको कहते हैं कि हिंदी के गढ़ में हैं, हिंदी के शब्दों की सुरक्षा के लिए हैं, आपकी धरोहर है, मतलब हम सबकी धरोहर है राजभाषा। लेकिन चूंकि विषय हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है, तो इसलिए हम एक बार अपने आप को क्षमा कर सकते हैं कि हमें अगर उसका ज्ञान शब्द का नहीं है हिंदी के, तो शायद आप सब लोग क्षमा कर देंगे। लेकिन हिंदी के किसी प्रोफेसर से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो थर्ड जेंडर विमर्श को लेकर भ्रांतिपूर्ण ढंग से लिखी जा रही हैं चीजें, उन पर भी हमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आप थोड़ा ही लिखें, आप थोड़ा ही जाने, लेकिन सत्य जाने, उसका तथ्य जाने, तभी हम कुछ सार्थक कर पाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यवधान के बीच में, तकनीकी एरर के बीच में भी आप लोगों ने मुझे सुना। पता नहीं वीडियो जा रहा था कि नहीं, ऑडियो जा रहा था कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है। बस मैं बोलते चली जा रही हूँ। आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों तक मेरी बात पहुंच गई। फिर कभी जब हम लोग कोरोना संकट से उबरेंगे तो हो सकता है कि हम आमने सामने बैठकर आपके साथ अपने विचारों को शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।